आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा। गोलियों का खौफ नहीं चेहरे पर, मौत का जिनको डर नहीं, हर जख्म हंसकर सहते हैं, वतन से आगे जिनके कुछ नहीं। ऐसे ही वीर जवानों की याद में हम मनाते हैं आज के दिन यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में। हमारे वीर सपूत जिन्होंने कारगिल युद्ध जीतने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों को खदेड़ भगाया। उनकी बहादुरी, बलिदान, देश प्रेम के प्रतीक के रूप में आज का दिन कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 के मई महीने से इस युद्ध का आरंभ हुआ था और ये युद्ध जुलाई 1999 तक चला था और 26 जुलाई को आधिकारिक रूप से इस युद्ध के समाप्ति की घोषणा की गई थी और हमारे जवानों की सफलता को नाम दिया गया कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस का श्रेय केवल सीमा पर लड़ रहे सैनिकों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को भी जाता है। एक इंसान अपने परिवार के बिना, परिवार के सहयोग के बिना अधूरा होता है। हमारे देश के हर एक सैनिक के पीछे उसका पूरा परिवार खड़ा है, जो उसे युद्ध भूमि में डटे रहने की शक्ति देता है, हिम्मत देता है अपने मिशन को पूरा करने की। जब हमारे सैनिक सरहद पर होते हैं तो उनकी पत्नियां घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रही होती हैं। बच्चों को सिर्फ मां बनकर ही नहीं बल्कि बाप बनकर भी पालती हैं। तो आइए आज हम केवल कारगिल युद्ध में सीमा पर लड़ने वाले कर्नल तरुण कुमार से ही नहीं बल्कि घर पर रहकर लड़ाई में उनका सहयोग करने वाली उनकी धर्मपत्नी रश्मि कश्यप से भी आपको मिलवाते हैं। आपसे बातचीत कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। जय हिंद। कर्नल तरुण कुमार, रश्मि कश्यप जी, स्वागत है आप दोनों का। जय हिंद। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। कर्नल तरुण कुमार, आपके साथ शुरुआत करूंगी। सेना में होना और एक दिन सच में सरहद पे लड़ना, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि आप तो कारगिल वॉर वेटरन भी हैं, तो बताएं। एक ये फीलिंग जो है बहुत मिक्स्ड होती है। आपने कोई चीज हमेशा से सपने में देखी होती है, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, देश के लिए जान न्योछावर करने की, क्योंकि यही हमारी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा होता है। बट जब आपको ये मौका सही मायने में मिलता है तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके पेट में ना वो गुलाटियां भी होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरी जो ट्रेनिंग है अब वो सही वक्त पर और सही क्षण पर काम आएगी कि नहीं आएगी। और वो एक अनसर्टेनिटी ही है, वो एक जो इस तरीके का जो हमारे दिमाग में जो उलझन सी होती है, वो ही हमें वहां पर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती है। जी, तो आप कारगिल युद्ध में 1999 में सरहद पर भी आप लड़े थे। बिल्कुल। कुछ आपके यादगार पल साझा कीजिए, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है और हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं। ये एक बहुत ही अजीब किस्सा था, इसलिए क्योंकि आप वहां पे ना हमारी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जी वार्ता चल रही थी ट्रस्ट के ऊपर, भरोसे के ऊपर जी। और उस दौरान जब हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिल के आ चुके थे और सब चीजें एकदम ठीक ठाक थी और ये विंटर का टाइम था, सर्दियों का टाइम था जो कि खत्म हो रहा था, और जब हमारी जो टुकड़ियां हैं उन्होंने जाकर के वहां पर जब निरीक्षण किया तो उनको पता लगा, उनके ऊपर फायरिंग हुई और हमें पता लगा कि ये भरोसा हमारे पड़ोसी मुल्क ने, उसने मतलब कहते हैं पीठ में एक छुरा घोंपा या जो वो शेर की खाल के अंदर कुछ और निकला उस टाइप से। तो 1971 से लेके अभी 99 तक ये कभी भी चीज नहीं हुई थी। तो ये बहुत ही अहम वक्त था और जैसे ही ये पता लगा कि ये चीज हो गई है और उस दौरान हम लोग जहां पे भी थे वहां पे कोर्सेज को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया गया। लोगों को वापस अपनी यूनिट में, जो लोग कहीं अटैच थे, कहीं पे कुछ भी कर रहे थे, इनफैक्ट पूरे भारत के अंदर इसका एक अंदेशा, एक मैसेज चला गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और उस दौरान
क्योंकि मैं भी कोर्स पर था, तो मुझे भी हमारा फॉर्चुनेटली मतलब सही मायने में हमारा कोर्स खत्म हो रहा था। आप कहाँ पर पोस्टेड थे उस वक्त? उस समय हम फरीदकोट में थे, बट मैं मऊ के अंदर अपना जूनियर कमांड कोर्स कर रहा था, जो कि कंपनी कमांडर्स के लिए कोर्स होता है जी। तो उस कोर्स की समाप्ति पर जब हम वापस आ रहे थे तो ट्रेन पे हमारे को हर स्टेशन पे लोग मिलते थे जो कि हमारे साथ वो करते थे और जोर जोर से नारे लगाते थे कि अरे फौजियों हम आपके साथ हैं। वाह। और फिर आप सरहद पर भी गए? बिल्कुल। वहां और पे आपने गोली भी खाई? वहां पर वो क्या होता है कि जब एक बार आप लड़ाई के क्षेत्र में पहुंचते हो तो फिर वो एक अनिश्चितता का वातावरण हो जाता है जी। क्योंकि जो हमारा जो कि सारा का सारा जो हिस्सा जो था वो अब हमारे दुश्मन देश ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। जो मेन जो आर्टीरियल लाइन है जिसको हम रोड बोलते हैं 1 अल्फा, वो भी दुश्मन ने कब्जा कर लिया। मतलब उसके ऊपर उसकी जो थी वो छाप आ गई थी, मतलब ही वहां वाज तक पहुंच गया डोमिनेटिंग, था। वो वहां तक पहुंच चुका था। तो हमारे लिए पूरे के पूरे से इलाके को जो कि लद्दाख और आगे का हिस्सा है उसके साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि एक नर्व सेंटर है नेशनल हाईवे 1 अल्फा, उसको वापस अपने हिस्से में और अपनी पकड़ में लेना। और फिर भारत की एक ही चीज है कि हम जैसे महाभारत में कहा था ना कि 1 इंच जमीन भी जो है हम दुश्मन को नहीं देंगे, की नोक बराबर भी नहीं बिल्कुल। तो वैसे ही हम भारतीय सेना का भी ये प्रण था कि हम सुई के नोक बराबर भी जमीन जो है दुश्मन को नहीं लेने देंगे। और उसके लिए फिर वहां पे यूनिट्स को फॉरवर्ड मोबिलाइजेशन शुरू हुआ। हमारी यूनिट से बहुत से ऑफिसर्स थे जो कि इमीडिएटली जिनका की मूवमेंट शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे मैं आर्टिलरी से हूं तो हम तोपची हैं, हम लॉन्ग डिस्टेंस फायरिंग करते हैं। और अगर आप देखेंगी तो कारगिल युद्ध जो था बहुत मायने में भारत की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी उसका एक नया पेज लेकर के आया था, एक नया सिद्धांत के साथ उन्होंने किया था, जहां पे हमने लॉन्ग डिस्टेंस फायरिंग और एयरफोर्स का इस्तेमाल पहली बार किया जी। दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, अपने टारगेट्स को सॉफ्ट करने के लिए। क्योंकि हमारी लड़ाई जो थी वो सिर्फ दुश्मन के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई थी क्लाइमेट के साथ, वेदर के साथ, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के साथ। और हमारी लड़ाई थी ऐसे ऑल्टीट्यूड पे जाकर के लड़ना जहां पे आपकी पूरी की पूरी टुकड़ी जो जा रही थी वो दुश्मन की फायरिंग रेंज के अंदर थी, पूरी तरह से मतलब वो पूरी तरीके से आपको निस्तानाबूद कर सकते थे, सीधे सीधे आमने सामने थी। मतलब वी वर इन दी डायरेक्ट फायरिंग लाइन। तो आप सोचिए कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर भारतीय सेना के जाबाज ऑफिसर और जवान और उनके साथ जो भी इमदादी दस्ते जो थे, क्योंकि इट इज नॉट वन यूनिट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, बिकॉज कोई आर्टिलरी का होता है, कोई इंजीनियर्स का होता है, कोई रास्ते बनाने के लिए, कोई मेडिकल के लिए आपके साथ होते हैं जो बैटलफील्ड से लेकर के आपकी टीम के हिस्से होते हैं। वो सारे के सारे लोग एक यूनिट की तरह आपके साथ जाते हैं और उस लड़ाई का हिस्सा बनते हैं। और बहुत बार वो उस लड़ाई के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं जी जी। क्योंकि भारतीय सेना का एक विश्वास है कि हम अपने जो सैनिक जो शहादत या जिनको चोट लगती है हम उनको पीछे नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम उनको पीछे नहीं छोड़ते तो हमारी जो लड़ाई करने वाली संख्या वो तो कम होती जाएगी ना। हाँ। तो कैसे लोगों ने अपना सब कुछ दिया, झूठ बोला वहां पर, उन्होंने मतलब उन्होंने बताया नहीं कि मेरे को गोली लगी है। और जब तक वो इस स्टेज तक पहुंचे तो उनका बहुत खून बह चुका था, बिकॉज उनको ये मालूम था कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर 3-4 लोग इस्तेमाल किए जाएंगे और हमारी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है, जो लड़ाई करने वाली क्षमता है, वो कम हो जाएगी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये जो निर्णय होता है ये ग्राउंड पर उस सोल्जर का, उस फौजी का होता है जो उस समय युद्ध में, और उसके लिए आप कभी भी उस निर्णय को हम कभी भी सही या गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो देश हित में होता है। जी बिल्कुल। आपने जो कहा ना, तो इससे मुझे लालचंद फलक का एक शेर याद आता है कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। आपने जो बताया ये सैनिक का ही जज्बा होता है, और जब वो बिल्कुल युद्ध के मैदान पर होता है उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो तो हम नहीं जानते। अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगी तो बहुत बार जब हम कहीं जाते हैं तो लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं, और उनका ये सवाल होता है कि क्या आपको डर नहीं लगता, या क्या आपको अपने परिवार की याद नहीं आती है। तो मैं आज अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूं कि एक तो हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है
कि हमारी ट्रेनिंग का ये एक हिस्सा होता है कि हम कैसे अलग अलग समुदाय से आते हैं, जी, अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, और यूनिट में आने के बाद हम सब एक हो जाते हैं क्योंकि हम एक झंडे के नीचे अपने देश को के लिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत खूब, बहुत पहली खूब। चीज। दूसरी चीज, जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे क्यों जाते हो, मरने के लिए क्यों जाते हो? ये अल्टीमेट सेक्रीफाइस है ना, सर्वोपरि बलिदान बोला जाता है कि आप जब ऐसे देश को रिप्रेजेंट करते हो, आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके पीछे जो लोग रह गए हैं वो आपके लिए बहुत मूल्यवान है। तो वो आपकी परिवार ही नहीं होता। भारत के अंदर हम सैनिकों को यही सिखाया जाता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग हमारे को माने। हमारी ये फितरत में है, हमारी ये सिखलाई में है कि ये हमारा परिवार है। और अगर आज ये नहीं करेंगे, देश के लिए नहीं लड़ेंगे, तो दुश्मन कल को आपके घर पे होगा। बहुत सही शिक्षा मिलती है आप लोगों को और आप लोग बखूबी उसे निभा भी रहे हैं। और आपने क्योंकि घर की बात की तो मैं अब रश्मि जी आपके पास आना चाहूंगी कि फौजी जब बॉर्डर पर जाता है जी, तो पीछे से घर की कमान तो पूरी तरह से महिला के हाथ में होती है, मतलब पत्नी के हाथ में होती है। तो आपका क्या कहना है? हम लोग एक तरह से इनविजिबल फोर्स हैं। सामने तो लाइमलाइट में और पूरी तरीके से जिन पे अलर्टनेस है, दुनिया जिसे देख रही है, देश जिसे देख रहे हैं, वो तो सोल्जर्स हैं जो कि बॉर्डर पे लड़ रहे हैं जी। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जैसे बोलते हैं, पीछे बैकग्राउंड में उनको ताकत देने के लिए एक और फोर्स है जो कि जनरली अननोटिस्ड रहती है। उनके सेक्रीफाइस, उनके बलिदान देखे नहीं जा सकते क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती हैं, वो बताना नहीं चाहती हैं। हम साइलेंट सोल्जर्स हैं, साइलेंट परफॉर्मर्स हैं और हमारी सिखलाई, हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है। जैसे कि आपने कार देखी होगी, कोई भी व्हीकल है जब वो चल रहा होता है उसको फ्यूल की जरूरत होती है, उसको इंजन की जरूरत होती है। अगर इंजन अच्छा नहीं है तो कार कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी महंगी हो, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और एक स्टेपनी होती है कि अगर ये पंचर हो गई तो आपके पास अपना सब कुछ है, आप फटाफट टायर बदलेंगे और ऑन द गो, शो मस्ट गो ऑन। तो वही रोल हम लोग का होता है कि हम उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं कि आप जब जा रहे हैं आगे तो आप निश्चिंत होकर बस देश के लिए जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हस्बैंड्स का पहला कर्तव्य है कंट्री फर्स्ट, फैमिली इज ऑलवेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी उनकी प्रायोरिटीज हैं वहां पे हम कहाँ आते हैं। सो हम उसमें कभी बाधा नहीं बनेंगे और हम उनको हमेशा एक कॉन्फिडेंस देंगे, एक मॉरल सपोर्ट देंगे, एक इमोशनल सपोर्ट देंगे कि जब आप वहां हैं, बड़े परिवार के लिए लड़ रहे हैं, तो ये छोटी सी इकाई जो है, जो आपका अपना खुद का परिवार है, उसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ दें। और यही हमारा रोल है, बच्चों की पढ़ाई से लेके बड़ों के ध्यान रखना, उनके माँ बाप का ध्यान रखना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, घर को रन कैसे करना है। और साथ साथ जो कम्युनिटी है सोल्जर्स की, सिर्फ एक ही तो नहीं गया है ना लड़ने, 500-600 लोग गए हैं, पूरी यूनिट आगे है, कुछ ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, तो उनकी भी फैमिली हमारी संरक्षण में होती है, वो भी हमारा परिवार हाँ है। तो यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने फौजियों के घर वालों के लिए अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, अपना संगठन है आवा, नावा। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ये क्या है? ये एक वर्ल्ड का आप बिगेस्ट एनजीओ बोल सकते हैं। लोग एनजीओज में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वॉलंटियर करते हैं, समाज सेवा में जाते हैं। हमें बाय गॉड्स ग्रेस फौज में आते ही एक आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर वाइफ या एक जवान की वाइफ भी हो, कोई भी रैंक में हो आपके हस्बैंड, आपको नेचुरली एक मौका मिल जाता है उस एनजीओ से जुड़ने का। आवा एक एसोसिएशन है जो कि आर्मी वाइफ्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, इसमें हम लोग वेलफेयर देखते हैं, बहुत सी और एजुकेशनल इवेंट्स करते हैं जिसमें हम उनको फौज के अधिकारों के बारे में बताते हैं कि एज अ फौजी पत्नी आपकी राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, या जो शहीद हैं उनको भी एक बार जो आर्मी में आ गए वो हमेशा रहेंगे। चाहे अगर उनके हस्बैंड शहीद हो गए हैं तो उनकी जो भी पेंशन की जो भी प्रक्रिया है और उनको घर में वापस रिलोकेट करना, उनके बच्चों के स्कूल्स का, उनके यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट का,
यहाँ पर मैं एक चीज के लिए आपको बताना चाहूंगी, जैसे जब मेरे हस्बैंड कमांड में थे, ही वाज सीईओ, सो जो भी वीर नारियां थी, हम लोग कभी भी विधवाएं नहीं बोलते हैं आर्मी में, वी ऑलवेज कॉल देम एज वीर नारीज, क्योंकि वो वीरता से भरीपूर्ण है। और उनके लिए हम लोगों ने, सबने, यूनिट ने आउट ऑफ द वे जाके उनको न केवल को रिलोकेट किया, उनके घर बनवाए, उनके बच्चों के, हाँ जी, उनके बच्चों के लिए उनके स्कूल्स के एडमिशन, आगे उनके क्या कोर्सेज रहेंगे और उनको किस तरीके से पेंशन मिले, जो उनके फंड्स आ रहे हैं वो किस तरीके से सिक्योर किए जाएं ताकि उनके भविष्य के लिए उनके पास पूंजी रहे। और साथ साथ उनसे जुड़ाव, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वो हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे, फोन से जुड़े रहते हैं और हम उनके घरों में जाते हैं। अभी मैं कुछ महीने पहले ही एक अपनी वीर नारी से मिलकर आई, आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जो कि जब उनके हस्बैंड शहीद हुए तो बेटी मात्र 9 महीने की थी, और आज वो इतनी अच्छी सिंगर बन गई है, पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट है, उन्होंने अपना घर बना लिया है। ऑफ कोर्स जो वीर नारी हैं उनकी अपनी हिम्मत तो थी, लेकिन साथ ही में जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, आर्मी की जो महिलाएं हैं, आवाज जो आपने बताया, उसने जो सपोर्ट दिया है, बहुत ही अच्छी संस्था है। अच्छा, साथ ही आपने मिसेस गुजरात का खिताब भी हासिल किया था, हाँ, तो ये कैसे आपने अपने आप को इस सब में से निकाल करके अपने लिए ये समय निकाला? जी हाँ, एक्चुअली सिर्फ मिसेस गुजरात ही नहीं, फाइनल्स में भी गई मैं और फिर मिसेस इंडिया का खिताब भी जीता। ओह जी हाँ, तो ये तो दुगनी बधाई की पात्र हैं आप। थैंक यू सो मच। आप मिसेस इंडिया भी बनी, तो उसके बारे में बताएं। सो मुझे लगा कि बहुत कुछ कर लिया है जिंदगी में हमने, as an educator, as a principal, as a coach, I was very happy, but I just wanted to challenge myself. So मैंने बस उसमें पार्ट लिया, और जैसा कि आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही आर्मी वाइफ्स की भी ट्रेनिंग हो ही रखी होती है पहले से। बिल्कुल। सो बस थोड़ा सा उसको पॉलिश करने की जरूरत थी, एंड बाकी सब हमें ट्रेनिंग तो आर्मी में मिलती ही है, कॉन्फिडेंस भरपूर मिल जाता है, पब्लिक स्पीकिंग के भी हमें मौके मिलते हैं, और हम लोग एक पर्पस के तहत लाइफ जीते हैं। सो वो खिताब मिला, और उस खिताब से मुझे और भी अच्छा लगा कि मैं अपने फौजी जो हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको मैं उस स्टेज तक ले गई जहां पे फैशन है, ब्यूटी है, ग्लैम है। सो इसका मतलब है कि आर्मी ऑफिसर वाइफ्स जो हैं वो सिर्फ एजुकेशनिस्ट नहीं होती, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होती, वो उतनी ही बिंदास और ग्लैमर से भरपूर होती हैं, जो रनवे पे चल भी सकती हैं। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब कर्नल तरुण कुमार, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। वो जो कहते हैं ना कि अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, सेना के तीनों अंग इसको पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं। तो आप बताएं इसके बारे में कि ये क्या होता है कि इतनी एकता की भावना आ जाती है। तो वैसे तो हम भाषा के नाम पर लड़ते हुए दिखते हैं लोग। इनफैक्ट बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूं ना, और हम जब न्यूज सुनते हैं कि लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, यहीं पर आपको लगता है कि हम कितनी अच्छी संस्था के साथ जुड़े थे, जहां पर आपके बीच में कोई राग द्वेष नहीं होता। हम सब ना एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, हमारी इतनी सारी डायलेक्ट्स हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपने मिशन के लिए अपने फोकस को ध्यान में रखना होता है कि आफ्टर ऑल इतने सारे लोग इकट्ठे आके करेंगे क्या। इसके अंदर मैं आपको पहली चीज बताना चाहता हूं कि मेरा कैसे ये परिवर्तन हुआ। जब मैं नया नया कमीशन होकर के 1991 में जब मैं अपनी यूनिट में पहुंचा था, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पहले कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो एंग्लो इंडियन थे, ही वॉज ए क्रिश्चियन। ओके। जब उन्होंने हमारी यूनिट का टेक ओवर किया, चार्ज लिया, तो क्योंकि हमारी यूनिट मार्शल रेसेस की थी, वो अहीर और राजपूतों की यूनिट थी, तो हमारी यूनिट के मंदिर के अंदर उनका हवन हुआ। एक क्रिश्चियन ऑफिसर ने हवन में बैठे और उन्होंने वहां पर हवन किया। और बिकॉज मैं यूनिट का बेबी, उस समय मतलब बेबी ऑफ द रेजिमेंट बोलते थे मुझे, सबसे छोटा ऑफिसर था मैं, तो मेरा को उनके साथ बैठ करके मैंने वही सारी चीजें की जो वो करते जा रहे थे। और उनका एक ही था शब्द जो कि उन्होंने पंडित जी को, जिन्हें हम धर्म गुरु भी बोलते हैं अपने यूनिट के अंदर, उनको बोला था कि पंडित जी आप मुझे बताते रहिएगा कि मैंने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना में, और मैं तीनों सेनाओं के अंगों की बात कर रहा हूं, हमारा अपना रिलीजन जो होता है वो हम अपने दिल में रखते हैं, पर जो मेरे सोल्जर्स का रिलीजन है, जो मेरे सैनिकों का रिलीजन है, जो मेरे यूनिट का रिलीजन है, वही मेरा रिलीजन होता है।
जब ईद होती थी जी। तो हमारे सारे के सारे लंगरों में, हमारी सारी कंपनीज के अपने अपने कुक हाउसेज होते हैं जी। वो उन लोगों के लिए पूरी की पूरी कंपनी जो होती थी उस दिन वो खीर खाती थी और ईदी देती थी। वाह। तो ये जो मिसाल है वो देश के सामने आनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप कभी भी आर्मी के कैंटोनमेंट में जाइए, एयरफोर्स के इलाके में जाइए या नेवी के इलाके में जाइए, तो वहां पे आपको कभी भी मंदिर मस्जिद अलग अलग नहीं मिलेंगे। आपको एक जगह मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सर्व धर्म स्थल। एक ही जगह के अंदर आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब कुछ मिलेगा। अगर ये विशेषता सिविल में आ जाए तो आई थिंक जो हम आज भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, सिविल में क्योंकि भी करें। आपका उद्देश्य, आपका फोकस जी हाँ। अलग है, ज्यादा जी ऊंचा हाँ। आपने फोकस कर हाँ रखा है जी। छोटी छोटी बातों छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ के, धर्म जी। प्रांत से ऊपर और उठ के। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि फौज के तीनों अंगों की वजह से हिंदी भाषा का बहुत प्रचार प्रसार होता है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, हमारी ऑफिसर्स की जो सारी ट्रेनिंग है वो इंग्लिश में होती है, अच्छा। लेकिन हमारे जो जवान जी। हैं वो एक डिफरेंट पढ़ाई के माध्यम से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, और वहां पे हम इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि ये कहाँ से आया है। जी। हमारा जो वार्तालाप होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है अपने सोल्जर्स के साथ, वो सारा का सारा हिंदी में होता है। बहुत खूब। तो मैं अगर अपनी जब ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं अपनी जब वॉर रूम में डिस्कशन कर रहा हूं, वहां पे मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकता हूं या हिंदी का इस्तेमाल कर सकता हूं, बट हम जनरली ये दो भाषाओं का ही इस्तेमाल करते हैं। पर जब मैं अपने जवानों के साथ बात करता हूं तो या तो मैं उनकी भाषा सीखता हूं, जैसे अगर हमारी साउथ इंडियन यूनिट्स हैं तो मैं उनकी भाषा सीखता वहाँ की हूं, प्रादेशिक वहाँ भाषा। प्रादेशिक भाषा। जैसे हमारे बहुत से अफसर हैं, अभी सैम मानेकशॉ का आपने जो मूवी भी देखी होगी, जी, जी। तो सैम बहादुर जो थे वो वो गोरखाली। गोरखा रेजिमेंट के थे और उन्होंने गोरखाली सीखी, उन्हें पंजाबी भी बहुत अच्छी आती थी। बहुत अच्छी। सभी जब मैं- भाषाएं सीख लेते सभी हैं हम भाषाएं लोग, सीख क्योंकि लेते हैं। जैसे मैं सिख exposure यूनिट होता के साथ ऑपरेट करता था तो तो पंजाबी। सिख के जवान जो होते थे वो मेरे से पंजाबी में बात करते थे। जी। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं आपको अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, हम ना परफेक्शनिज्म पे नहीं चाहते कि हमने उस भाषा को ना गले लगाया। ये बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने। वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रही दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। बहुत से लोग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, और दावा करते हैं कि वो जान भी दे देंगे, लेकिन हर कोई तो फौज में नहीं जा सकता है। देखिए, एक टीवी के एक्टर हैं जिनकी अभी कोई मूवी आई है, गौरव अहलावत, और उन्होंने बताया कि एसएसबी क्लियर करना उनके लिए कितनी बड़ी महाभारत थी। जब हम भी एसएसबी में गए और जब हमने एसएसबी क्लियर किया तो हमें तब इस चीज का एहसास हुआ, मतलब 100 बच्चों में से 99 बच्चे जो हैं वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, और एक बच्चा जो होता है वो एसएसबी के लिए अप्लाई करता है और ये मालूम नहीं होता कि ये भी पास होगा कि नहीं होगा। तो ये वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एक तरीके का सिलेक्शन बोर्ड है। और वहां पे पहुंचने के बाद जो लोग आते हैं, जब आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, तो वो आकर के आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पे फेल हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए। आप यहां से फेल होने के बाद आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, आप भारत का नेतृत्व कर सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हो। कहीं ना कहीं आप शायद इस फौज के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं हमेशा अपने जो भी लोग आते हैं और मेरे से इस बारे में मार्गदर्शन मांगते हैं, मैं उनको यही बोलता हूं कि हमारी दुनिया के अंदर ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो सोल्जर्स होते हैं जिनको भगवान की ये कृपा होती है कि वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, पर दूसरे वो सोल्जर्स होते हैं जो बिना यूनिफॉर्म के होते हैं। जी। देखिए, आज हम जितने भी 14 लाख या 15 लाख जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, उससे ज्यादा सिविलियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब कुछ है। तो हम सबका ध्यान जो है ना देश के प्रति होना चाहिए। ये सिर्फ इन 14 लाख लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी 1.4 बिलियन इंडियंस की है। जी। अगर हम सब देश के प्रति वही वफादारी, वही ईमानदारी, वही जज्बा, वही इंटेग्रिटी, वही कैरेक्टर दिखाएंगे जो हम अपनी पर्सनल बढ़ोतरी के लिए दिखाते हैं, तो हमें कभी भी देश के भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप यूनिफॉर्म के बाहर हैं, पर आपके ऊपर दायित्व ज्यादा है क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। देखिए, एक आदमी अकेला नहीं कुछ कर सकता, तो हम सबको उस माइंडसेट के साथ जाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें, मतलब जो सिविलियंस हैं, जो फौज में नहीं हैं,
कम से कम उस तरह के नागरिक तो बने कि जिसके लिए वो एक फौजी सरहद पे जाकर के जब अपनी जान दे तो उसको ये तो रहे कि हाँ मैंने किसी सही व्यक्ति के लिए जान दी है। और यहाँ मैं भी ये कहना चाहूंगी एज एन आर्मी ऑफिसर वाइफ कि हमारे परिवार हैं जहां से बेटियां बहुएं जो शादी होके जाती हैं और आर्मी का हिस्सा बनती हैं, एयरफोर्स का या नेवी का, तो उनके लिए परिवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कट गए हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि परिवार पीछे ये सोचते हैं कि ये तो फौज में गए, ये तो उधर हो गए, इनको तो सब कुछ मिल रहा है, प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी लोकेशंस देख रहे हैं, तो धीरे 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 वो उनको अपने दिलो दिमाग से निकालने लगते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी उतना ही जुड़े हैं परिवार से। कई बार वो फंक्शंस में नहीं आ पाते क्योंकि उस समय भी बहुत दूर दूर। जी हाँ, बहुत बार हम रिमोट एरियाज में होते हैं, बहुत बार हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाती है। अगर हस्बैंड नहीं है तो हम ही मम्मी है, हम ही पापा है, हम ही सब कुछ है बच्चों के। सो कहीं ना कहीं हमारे दायित्व अपने कंट्री के प्रति ज्यादा होते हैं, फौज के प्रति ज्यादा होते हैं। तो उस समय हमें वो सपोर्ट अपने परिवारों से मिलना चाहिए और देना भी बनता है कि जी आप वहां हैं, कोई बात नहीं, हम जब मिलेंगे तब सेलिब्रेट करेंगे। हम भी आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड के लिए दुआएं कर रहे हैं, उस कंट्री की दुआएं कर रहे हैं। आप लोग खुश रहें, जहां भी हैं अच्छे से रहें। बहुत खूब और बहुत धन्यवाद कर्नल तरुण कुमार आपका और रश्मि कश्यप जी आपका। और आप लोगों से मुलाकात करके, ऑफ कोर्स कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ था हम समाचारों में पढ़ रहे थे, लेकिन आपकी जो अपना अनुभव था वो जानने को मिला। और एक सैनिक की पत्नी होने का क्या अनुभव होता है, उसकी क्या समस्याएं होती हैं, वो जानने का हमें अवसर मिला। इसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अभी आप सुन रहे थे कर्नल तरुण कुमार और उनकी धर्मपत्नी रश्मि कश्यप से दीपशिखा दुर्गापाल की बातचीत। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर ये थी आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा की विशेष प्रस्तुति। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।